तो इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक है 5 kg और 10 kg का मास का, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स गिवन है 0.6। अपर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया गया है एफ अप्लाई किया गया है, और एफ का वैल्यू गिवन है 35 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करके बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या बन जाएगा सबसे? फोर्स लग रहा है अपर ब्लॉक पे। सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, एफबीडी ड्रॉ करना। एफबीडी सब कुछ ड्रॉ कर लिए, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। अपर और लोअर दोनों ब्लॉक का एफबीडी। फ्रिक्शन किधर लगेगा दोनों पर, पहले ये डिसाइड करेंगे, और फ्रिक्शन कितना लगेगा ये निकालना है। उसके बाद फिर न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन निकालना है। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की तरफ। और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सबका आंसर आ गया? कितना एक्सेलरेशन अपर का और लोअर का, और फ्रिक्शन 30। और किसी का आंसर आना बाकी? सब कुछ ट्राई कर लिए? यहाँ देख सकते हैं कि ग्राउंड क्या है, फ्रिक्शन लेस है, और फ्रिक्शन केवल दोनों ब्लॉक के बीच में है। और एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो देखो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन, अपर ब्लॉक का सरफेस किधर जाना चाहेगा, और लोअर ब्लॉक। अब देखो अपर ब्लॉक को पुल किया जा रहा है किधर, आगे की तरफ, फोर्स एफ लगा करके। तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले सरफेस की तुलना में किधर जाना चाहेगा? ऊपर वाले ब्लॉक को खींचा जा रहा है, तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला किधर चलना चाहेगा? आगे की ओर। ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं तो ऊपर वाला चलेगा, अपर ब्लॉक चलेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इस सरफेस की के रिस्पेक्ट में ये चलना चाहेगा आगे की तरफ, तो इसे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा एफ।
ये फ्रिक्शन कौन लगाया? नीचे वाला सरफेस। तो फिर नीचे वाले सरफेस फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? आगे की ओर। न्यूटन थर्ड लॉ से। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? यहां देख लो, क्लियर है कि ऊपर वाले ब्लॉक को आगे खींचा जा रहा है, तो ऊपर वाला सरफेस जो है नीचे वाले की तुलना में आगे स्लाइड करना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से नीचे वाले फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर, क्योंकि ये वाला फोर्स लगाया ऊपर पीछे की तरफ, तो ये वाला इस पे लगा देगा फोर्स आगे की तरफ। ठीक है, इतना तो सबका सही है ना? इतना सब लोग कर लिए, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है? अब आंसर सबका क्या आया है वो चेक कर लेते हैं। आंसर जो आया है तुम लोग बताओगे कि क्या आंसर आया है। इसका एक्सेलरेशन कितना आया है? 1 आया है आगे की तरफ, यही आया है ना? देखो, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 1 और नीचे का एक्सेलरेशन कितना आया है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? आगे की तरफ। फिर से वापस लौटते हैं, देखो क्या बोला गया। रियल लाइफ में सोचो, ऊपर वाले ब्लॉक को हम खींच रहे हैं, तो ऊपर वाला चल रहा है 1 से, और जिसको कुछ नहीं किए वो कितने से चल रहा है? 3 से। समझ रहे हो बात? कि जिस ब्लॉक को तुम खींचे वो ऊपर वाला 1 के एक्सेलरेशन चल रहा है, और नीचे वाला आगे चला जा रहा है, उससे भी आगे चला जा रहा है। तो क्या रिजल्ट नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ आ गया? ऐसा होगा कभी रियल लाइफ में कि जिस ब्लॉक को हम खींचेंगे वो स्लो चलेगा और नीचे वाला फास्ट उससे आगे निकल जाएगा? अपने आप ऐसा नहीं ना होगा, यानी कि गलती हो चुका है। तो ये आंसर अगर आया है तो ये आंसर गलत आया। तुम तो खुद ही देख सकते हो कि जिसको 2 ब्लॉक है, ऊपर वाले को तुम खींच रहे हो, उसको आगे चलाना चाह रहे हो। जैसे मान लो 2 किताब है, 2 बुक है, एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रखा हुआ है, हम ऊपर वाले बुक को खींच रहे हैं, तो नीचे वाला बुक आ गया अपने आप, और ऊपर वाला हो सकता है कि वहीं रहा है या धीरे धीरे आए, और नीचे वाला तेजी से निकल गया। ऐसा होगा? नहीं ना होगा। तो ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत आ गया। गलती कहाँ हुआ ये सोचो। एफबीडी सही है, लेकिन एक्सेशन का वैल्यू जो आया सबका ये गलत है। अब कहाँ गलत हुआ ये सोचना है। अब सोचो कहाँ पे क्या गलती।
दोनों का एक्सेलरेशन 1, दोनों का एक्सेलरेशन 1 आ गया। अब देखते हैं कि अब किसी और का आंसर कुछ आया। ये तो समझ में आ गया कि दोनों साथ चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा, ये समझ में आ रहा है। अब 1 होगा कि नहीं होगा ये तो गलत बात है, ये भी गलत है। पहले देखो, अब चलो देखते ध्यान से। ये तो देखो एबीडी में सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक को आगे खींचेंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले की तुलना में आगे चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा, और इससे फ्रिक्शन पीछे लगा तो नीचे वाला फ्रिक्शन आगे लगेगा। और गलती हम लोग से क्या हो जा रहा है कि फ्रिक्शन को हम लोग शुरू में ही क्या मान रहे हैं, मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है इस पे, ये पहले देख लो। तो 5 kg और 5 kg और 10 kg के बीच में एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स हो सकता है म्यू इंटू एन, म्यू है 0.6 और इसका एम जी हो गया कितना, एम जी 50। तो यहाँ पर नॉर्मल इस पर कितना आ जाएगा, 50, एन का वैल्यू 50, दोनों सरफेस बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, 50। 0.6 इंटू एन यानी 0.6 इंटू 50 यानी कि 30 न्यूटन। 30 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। देखो इसको हम पुल करना शुरू किए तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की ओर लग करके इसको रोकना चाहा, और फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकता है, 30 न्यूटन तक। अब तुम सोचो कि फ्रिक्शन थोड़ा सा भी अगर 30 से कम भी लगा है तो क्या होगा, अगर अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन अगर मान लो कि 30 तक नहीं पहुंच पाया है, 10 ही पहुंचा है, 10 पहुंचा तो इस पर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स इसको आगे एक्सेलरेशन दे देगा, और इसके पास फोर्स आगे की तरफ 35 है तो इसको भी एक्सेलरेशन अभी मिलेगा। अभी सोचो कि फोर्स फ्रिक्शन का कम लगा है, 0 के आसपास लगा है, तो अभी ये वाला सरफेस क्या है, नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा तेज चल रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। फोर्स अभी भी स्लाइडिंग जब तक हो रहा है तब तक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर भी फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो देख सकते हो कि जैसे जैसे फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा इसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले का कम होगा और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं लगता तो इसको एक्सेलरेशन कितना मिलता, 35/5 7 मिलता, और इसको कितना मिलता, 0 मिलता। ऐसे सोचो इसको 35 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है और फ्रिक्शन मान लो कि अभी नहीं अपीयर हुआ, ये फ्रिक्शन नहीं लगता तो इसको एक्सेलरेशन क्या मिलता, फोर्स बाई मास यानी कि 7 मिलता, और नीचे वाले को कितना मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है। अब फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ा, मान लो कि फ्रिक्शन 5 से बढ़ गया तो फ्रिक्शन इस पर भी 5 मिला। अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 35 - 5 30/5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 से इसका घटेगा और इसका क्या होगा, 0 से बढ़ेगा, कितना होगा, फोर्स बाई मास 5/10 कितना हो जाएगा, 0.5। अभी भी ये आगे की तरफ ज़्यादा स्पीड में है, ज़्यादा स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन अभी और बढ़ेगा। फ्रिक्शन मान लो 5 से बढ़ के हो गया कितना, 5 से बढ़ के मान लो 15 हो गया, तो नीचे भी कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 35 - 15 20/5 कितना हो जाएगा, 4, और इसका कितना हो जाएगा, 15/5 कितना हो जाएगा, 3। अभी भी इसके पास एक्सेलरेशन क्या है, कम है, और इसका ज़्यादा है, यानी कि फ्रिक्शन अभी और बढ़ेगा। हो सकता है कि 30 न पहुंच करके किसी एक वैल्यू पर फ्रिक्शन चला गया हो, 30 से कम ही पहुंचा हो, 30 से कम ही पहुंचा हो, जैसे मान लो कि 30 से कम पहुंचा हो, यानी कि मान लो 23.33 न्यूटन तक फ्रिक्शन पहुंचा है, यानी कि 70/3 न्यूटन तक फ्रिक्शन पहुंचा, इसमें फ्रिक्शन 70/3 तक पहुंच जाएगा। अब उस समय ऐसा हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन 7 से घट के हो जाए एक कॉमन वैल्यू पर, इसका भी 0.5 से बढ़ के एक कॉमन वैल्यू पे हो गया, यानी कि अब स्लाइडिंग वहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ कर के एक पार्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचा और दोनों एक साथ स्लाइड करना शुरू किया, तुम सोचो कि एक 2 ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ऊपर वाले को तुम खींच रहे हो, तो हो सकता है कि दोनों जब कम फोर्स अप्लाई किए हैं तो दोनों एक साथ आगे चला आ रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा कि जब तुम फ्रिक्शन मैक्सिमम लेके बनाए तो देखे कि जिसको खींचा जा रहा है वो स्लो आ रहा है,
और नीचे वाला तेजी से आ रहा है, इसका मतलब गलती हो चुका है। गलती कहाँ हुआ है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है, 30 से कम पहुंचा होगा। और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता है तो फिर स्लाइडिंग नहीं होता है, केवल क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेगा। जब अगर मान लो कि फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा तो दोनों सरफेस अलग अलग चलेगा क्या? अलग अलग चलने के लिए या स्लाइडिंग होने के लिए क्या है कि फ्रिक्शन बढ़ जाए मैक्सिमम तक, तो यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं होगा। इसलिए जब फ्रिक्शन का वैल्यू 30 से कोई कम वैल्यू रहा होगा उस समय दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन हो गया होगा और दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर देगा और उस समय फ्रिक्शन का वैल्यू वहीं पे रुक जाएगा। तो ऐसे केस में जब एबनॉर्मल रिजल्ट आ जाए, लेकिन अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है प्रैक्टिकली कि जिसको हम खींच रहे हैं वो स्लो हो गया और अब दूसरा ब्लॉक अपने आप फास्ट हो गया है, यानी कि उसमें गलती कब होगा, जब हम फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मान लेंगे। तो ऐसे केस में हमको पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू अभी मैक्सिमम नहीं पहुंचा है, और मैक्सिमम जब तक फ्रिक्शन नहीं पहुंचेगा तब तक दोनों ब्लॉक क्या होगा, एक साथ चलेगा। दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा, यानी कि दोनों चलेगा एज ए कॉमन ब्लॉक। दोनों अगर कॉमन ब्लॉक की तरह चलेगा तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, 5 और 10 15 है, और फोर्स कितना लग रहा है 35। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 35/15, यानी कि 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन दोनों का कॉमन हो जाएगा 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। एक बार हम फिर से पूरा सिचुएशन हम समझाते हैं, एक बार फिर से सिचुएशन को समझते हैं। पहले तुम ये सोच लो, तुम्हारे मन में आया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है, 30 लग सकता है। पहले तो माइंड में यही आया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 30 लग सकता है, और हम फोर्स अप्लाई करें 30 से ज़्यादा 35, तो ये दोनों ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन चलने लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। जब एक दो ब्लॉक इस तरह से रखा होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम तक पहुंचेगा ही नहीं इस फोर्स के लिए। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए कि जब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चले। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले एक देखते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले उसके लिए क्या कंडीशन होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का मास है 5 kg, या कुछ और वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो कि 10 kg, और इस नीचे वाले ब्लॉक का मास है 30 kg, और म्यू का वैल्यू गिवन है 0.8। अब देखो, अगर इस पे तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो अभी दोनों क्या रहेगा, चलेगा, एक साथ रहेगा। अगर मान लो फोर्स बहुत कम लगाते हो तो दोनों क्या होगा, एक साथ चलेगा, एक साथ दोनों स्लाइड करना, साथ साथ चलना शुरू करेगा। अब फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम वैल्यू तक हम मान लो ले गए, तब तक दोनों एक साथ चला। तो हम पहले ये निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स हम इस पर लगा सकते हैं जब तक दोनों एक साथ चले। तो मान लो कि हम फोर्स लगा दिए मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, इसमें कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जब तक दोनों एक साथ चले। तो देखो, मैक्सिमम फोर्स लगाना है जब तक कि दोनों एक साथ चले, तो जब हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करके इसको खींचेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाएगा, मैक्सिमम तक। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 10 kg पे, 10 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 10 kg, और इस पर हम फोर्स अप्लाई किए हैं F, बाद में इसका वैल्यू निकालना है। और इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है पीछे की ओर, F का मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन 80 न्यूटन। ठीक है, म्यू इंटू mg 80 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे लग सकता है 80 न्यूटन। और लोअर ब्लॉक को केवल कौन चला सकता है, लोअर ब्लॉक को केवल फ्रिक्शन इस पे चला सकता है, और फ्रिक्शन कितना इस पे लग सकता है, मैक्सिमम 80 न्यूटन। और इसका मास कितना है 30 है, 30 kg है। ठीक है, तो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन अधिक से अधिक कितना हो सकता है, नीचे वाले का एक्सेलेरेशन हो सकता है अधिक से अधिक 80/30। चलो इसको 20 कर लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, 20 कर लेते हैं।
20 कर लिए, 20 kg। तो इसका एक्सेशन कितना हो सकता है? 80/20, यानी कि 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब देख लो, जब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा तो ये नीचे वाला चल सकता है 4 से, और ऊपर दोनों एक साथ चले तो इसका भी एक्सेशन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसका भी एक्सेशन दोनों एक साथ चलने वाला हमको देखना है कि अधिक से अधिक कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि दोनों एक साथ चले। तो इसका एक्सेशन भी कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक मैक्सिमम 4 होना चाहिए। और इसका एक्सेशन जब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा? तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर, या F-80 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ कितना हो जाएगा? 120। देखो, मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पे 80 लग सकता है, लेकिन तुम अगर 80 से खींचोगे तो फ्रिक्शन 80 तक नहीं पहुंचेगा। इसको कितना से पुल करेंगे तो ये फ्रिक्शन 80 पहुंचेगा? 120 से। जब 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तब फ्रिक्शन पहुंचेगा 80। अगर 120 से कम फोर्स अप्लाई कर दें, 100 लगा दें, 90 लगा दें, तो भी फ्रिक्शन 80 नहीं पहुंचेगा, उससे कुछ कम रहेगा। और जब फ्रिक्शन 80 से कम रहेगा तो दोनों ब्लॉक क्या होगा? एक साथ चलेगा। तो दोनों ब्लॉक एक साथ चले, इसके लिए एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो पहले ऐसे क्वेश्चन में चेक करेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले, इसके लिए मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जा सकता है। देख लो, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन भी पहुंच जाएगा मैक्सिमम। और लोअर ब्लॉक को केवल कौन चला सकता है? फ्रिक्शन चला सकता है। लोअर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना जा सकता है? केवल 4 जा सकता है। ऊपर तुम फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ, नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 जा सकता है। अभी फ्रिक्शन जस्ट मैक्सिमम पहुंचा है, तो एक्सेलरेशन इसका भी 4, इसका भी 4, अभी तक दोनों साथ साथ चला, दोनों एक साथ अभी तक चल रहा है। तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो फोर्स का वैल्यू, इसका एक्सेलरेशन मान लो 4 हो गया तो इसका भी 4 हो गया, और फोर्स इस पे कितना हो जाएगा? F-80 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ कितना आ जाएगा? 120 न्यूटन। तो हम अपर ब्लॉक पे अगर 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे 0 से 120 तक, तो ब्लॉक क्या होगा? एक साथ चलेगा। अगर 0 से 120 से कम अप्लाई करेंगे, 0 120 में कोई और वैल्यू रहेगा, तब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा। 120 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक क्या होगा? दोनों सेपरेटली चलना स्टार्ट करेगा।
हो गया। अरे कौन लिखना है पहले ये बताना पड़ेगा तुम लोग को। क्या समझता है जी? यू के जी एल के जी पढ़ रहा है क्या? यू लिखे कि वो लिखे? बात करेगा तो यही सब होगा। हो गया। तो देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, अब उसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो फिर से। इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये देखो कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकते हैं इस ब्लॉक पे जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले। अगर वो फोर्स मैक्सिमम से कम लगाया गया है तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा और फ्रिक्शन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा। तो अब देखो पूरी तरह से इसमें अब तुम्हारे पास ये आइडिया हो चुका है कि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंच गया। जैसे इसमें फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 30 लग सकता है मैक्सिमम। लेकिन 30 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि ये ब्लॉक इससे अलग चलने लगेगा। हो सकता है कि दोनों ब्लॉक स्लाइड भी करने लगे। अभी तक क्या हो रहा था कि ग्राउंड फिक्स है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक को स्लाइड करना था। तो अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। लेकिन जब नीचे का सरफेस भी चल सकता है, वो भी चलने के लिए फ्री है जैसे ये ब्लॉक है, तो अगर हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला सरफेस भी चलना आगे की तरफ शुरू करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकुलर फोर्स तक दोनों ब्लॉक एक साथ चले। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ये चेक कर लो। जैसे ही गड़बड़ रिजल्ट आ गया कि तुम सोचे तो कैलकुलेशन किए कि ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन 1 नीचे वाले का 3, तो यहाँ पे गड़बड़ रिजल्ट आ गया। इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं चल के दोनों क्या होगा, एक साथ चलेगा, कंबाइंड मोशन की तरह, कंबाइंड ब्लॉक की तरह चलेगा। और वहाँ पे कैलकुलेशन फिर आसान हो गया कि फोर्स कितना लग रहा है 15, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा टोटल, सॉरी फोर्स है 35, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा टोटल फोर्स, नेट फोर्स। आपस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो कैंसिल आउट हो गया और फोर्स केवल कितना लग रहा है 35 बाई मास कितना हो जाएगा 5 + 10 15। तो मतलब कॉमन एक्सेलेरेशन इतना से दोनों चलेगा। और जब एक्सेलेरेशन दोनों का कॉमन है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है जो हम बोले थे कि एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसको सब लोग बनाएंगे। तो अब उस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि फोर्स पहले निकाल लो कि मैक्सिमम कितना फोर्स इस पे अप्लाई किया जा सकता है जिससे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले। फर्स्ट कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर एज ए combined mass. First calculate maximum value of F up to which blocks can move as a combined mass. ठीक है, तो जब दोनों ब्लॉक एक कंबाइंड मास की तरह मूव करेगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर कंबाइंड मास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जब दोनों एक साथ चले, तो कितना हो सकता है ये निकालना पड़ेगा।
तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये पहले निकालना है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ऑफ combined mass combined mass friction between blocks reaches to its maximum वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ऊपर वाले का मास है 5 kg और नीचे वाले का मास है 10 kg, और नीचे वाले पे फ्रिक्शन लग सकता है केवल आगे की तरफ, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा दोनों के बीच में, तो म्यू इंटू एन, और इसका वैल्यू कितना आया था 30। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 लगा, तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 30/10 यानी कि 3। तो दोनों चलेगा कितने तक, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों कॉमन चलेगा, एक साथ चलेगा। इसलिए बोल सकते हैं कि ब्लॉक्स will move as a combined mass up to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, हेंस एफ का वैल्यू निकालना चाहते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेशन हो गया, तो मैक्सिमम एक्सेशन 3 हो गया, तो एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ बराबर दोनों का मास मिलाकर एक कर दो, दोनों एक साथ अभी तक चल रहा है। मैक्सिमम एक्सेशन कितना से 3 से, तो 5 + 10 कितना हो गया 15, तो मास हो गया दोनों का मिलके 5 + 10 kg, और इंटू एक्सेशन कितना आया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 45 न्यूटन। तो देख सकते हैं कि 45 न्यूटन लगाएंगे तब तक दोनों एक साथ चलेगा। 45 लगाएंगे तो फ्रिक्शन पहुंच जाएगा 30 पे, अभी तक दोनों एक साथ चलेगा। 45 से कम लगाएंगे तो क्या होगा, अभी भी दोनों एक साथ चलेगा। 45 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाकर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 3 से बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे वाले का क्या रहेगा 3 फिक्स्ड हो जाएगा। हेंस अप टू F = 45 न्यूटन blocks move together as a combined mass when F increases from 45 Newton, acceleration of upper block increases, but acceleration of lower block remains 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लोअर ब्लॉक
रिमेन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देख लिए इस तरह के क्वेश्चन में कि जब फोर्स इधर ऊपर पे लगाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स कितना इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि दोनों एक साथ चले। तो देखो फोर्स का वैल्यू हम मैक्सिमम तक ले गए और उस समय फिर जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और दोनों ब्लॉक सेपरेट कब होगा, जब फ्रिक्शन पहुंच जाएगा कहाँ पर, मैक्सिमम पर। तो मान लो कि अभी एफ का वैल्यू मैक्सिमम लगा चुके हैं, एफ कितना अप्लाई कर चुके हैं, मैक्सिमम, और मैक्सिमम तक लगाए हैं जिससे कि दोनों एक साथ चला। तो जब एफ मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और नीचे वाले पे फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 30 ही लग सकता है। नीचे वाले पे तो फ्रिक्शन ही इसको चला सकता है, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना अधिक से अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कंबाइंड मोशन के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, 0 से बढ़ते बढ़ते 3 तक पहुंचेगा, इसका भी 3 तक रहेगा, तो 3 तक दोनों एक साथ चलेगा। उसके बाद हम फोर्स और बढ़ाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन 3 से बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे वाले क्या रहेगा, 3 रहेगा। 3 के बाद ही दोनों अलग होगा, ठीक है। तो जब दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कंबाइंड मोशन के लिए, 3 हो सकता है। तो फिर फोर्स कितना मैक्सिमम लगा सकते हैं, F=, दोनों एक साथ चल रहा है तो दोनों का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना 45 न्यूटन। तो 45 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तब तक दोनों एक साथ चलेगा। और क्वेश्चन में कितना दिए थे, 35 दिए थे। तो 45 से कोई वैल्यू कम रहेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये हो गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब when F इक्वल्स टू 35 न्यूटन, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, कॉमन। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम, बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम, क्योंकि दोनों इस समय एक ब्लॉक की तरह चलेगा। बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम एंड कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना हो जाएगा, फोर्स बाई दोनों का मास, दोनों एक साथ चल रहा है तो दोनों का मास हो गया है 15, यानी कि 35/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 35/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन अभी दोनों का है, कॉमन है। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है उसके लिए तुम एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो किसी एक में, इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है तो एक्सप्रेशन हमको पता चल गया कितना है इसका। अभी दोनों एक साथ चल रहा है 35 पे, तो नीचे वाले का एक्सप्रेशन कितना है, 35/15, ये एक्सप्रेशन है। तो फोर्स F बराबर क्या होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस केस में मान लो कि जब 35 लगाए थे तो फ्रिक्शन कितना पहुंचा होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मिटा देंगे वाला को। तो इस केस में देखो कि फ्रिक्शन कितना पहुंचा होगा, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स कितना होगा, व्हेन F बराबर 35। तो किसी एक ब्लॉक को देख लो, लोअर ब्लॉक को ही देख लो, लोअर ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन दोनों का एक साथ है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ चुका है 35/15, और इसको आगे कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा कितना, 70/3 न्यूटन, यानी 23.33 न्यूटन। तो इतना न्यूटन अभी 23.33, 24 के आसपास मान लो पहुंचा या 23 पहुंचा है,
तो जैसे ही तुम 35 लगाए फ्रिक्शन 23.33 पहुंचेगा ये पीछे की तरफ और नीचे वाले पे आगे की तरफ, और दोनों का एक्सेशन हो जाएगा कॉमन। अभी दोनों चलेगा एक साथ कब तक चलेगा? 45 न्यूटन तक। ये देखो अब यहाँ से इतना जो समझ गए ना पूरा प्रक्रिया मैकेनिज्म, अब इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कि नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेशन कितना हो सकता है, तो फ्रिक्शन दे सकता है। फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर वाले नीचे वाले पे? 30। तो 30/10 कितना हो गया? 3। तो मैक्सिमम एक्सेशन 3 हो गया दोनों का मैक्सिमम 3, तो 3 तक दोनों साथ साथ चलेगा। और 3 के लिए एफ कितना लगाना पड़ेगा? तो एफ बराबर मास इंटू 3, एक्सेशन 3 हो गया, मास इंटू एक्सेशन, तो 15 गुना 3 कितना? 45। तो 45 अगर एफ का वैल्यू है तब तक दोनों एक साथ चलेगा। 45 से कम होगा तो तब भी एक साथ चलेगा। 45 ज्यादा करो 50 60 70, तो अपर का एक्सेशन बढ़ता जाएगा, नीचे वाले का फिक्स रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोले थे सबको ट्राई करने के लिए, सब लोग बनाए हो गए 22 23। अब फिर से उसको बना लो क्योंकि कुछ चीज़ छूट रहा था। अब जो है उसमें देखो कि 23 में 3 ब्लॉक है, किसी एक पे फोर्स अप्लाई किया गया, अपर पे, लोअर पे, मिडिल पे। तो हर केस में कॉन्सेप्ट यही देखना होगा, अचानक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम अप्लाई नहीं करना है, पहले सब देखना हो कि मैक्सिमम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैक्सिमम नहीं पहुंचा तो एक साथ चलेगा, मैक्सिमम पहुंचने के बाद ही दोनों सेपरेट होगा। तो एच सी वर्मा का क्वेश्चन एक्सरसाइज का 22 23 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेंगे। ऐसे तुम इस क्वेश्चन को अगर किसी से डिस्कस करोगे, क्वेश्चन दो, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर इसमें गलत आना ही है, वो गलती कर ही देंगे। तो इसमें ध्यान से थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन दे तुरंत बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें बोलो जी। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में अब देखो कि बनता है कि नहीं, तो पता चले डाउट है कि नहीं है, इसको हटा दें। हो गया ना? चलो अब एक क्वेश्चन बनाओ तो। टेन kg और नीचे वाले का मास है 20 kg। 20 kg और म्यू का वैल्यू है, म्यू बराबर 0.6। 0.6। और नीचे वाला सरफेस है रफ, सॉरी फ्रिक्शन स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। नीचे वाला सरफेस है स्मूथ। पहले तो ये बताओ कि इस मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकते हैं जिससे कि दोनों एक साथ चले, मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं जिससे दोनों एक साथ चले। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अप टू विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सबको ट्राई करो बढ़िया से एकदम, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, हम तो पूरा डिटेल में लिखवा दिए हैं, लेकिन एक लाइन का क्वेश्चन रहा ये। तो कितना न्यूटन?
सबसे पहले जिसको केवल फ्रिक्शन चला सकता है उसको देखो। फ्रिक्शन केवल चला सकता है लोअर को। एबीडी ड्रॉ करो, लोअर का अपर का। 60 60, 3 तो 90 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 90 न्यूटन तक दोनों एक साथ चलेगा। सबका आंसर आ गया 90 न्यूटन। तो 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा। सबका आंसर 90 न्यूटन आ गया। देखो, अपर ब्लॉक का मास है 10 kg और लोअर ब्लॉक का मास है 20 kg। दोनों का एबीडी अलग अलग ड्रॉ करेंगे। फ्रिक्शन अपर पे किधर लगेगा? इसे फोर्स आगे अप्लाई किया तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। और फ्रिक्शन अधिक से अधिक कितना लग सकता है? पहले ये चेक करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन। कितना यहाँ पे लगेगा? 100। तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना है? 0.6 इंटू इसका एम जी 100, नॉर्मल भी यहाँ पर 100, यानी कि 60 न्यूटन। 60 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। तो इस पे फ्रिक्शन सोचो कि अभी दोनों सेपरेट होने की स्थिति में आ चुका है, हम फोर्स मैक्सिमम इस पे लगा चुके हैं जिससे कि दोनों अब सेपरेट होने की स्थिति में आ जाए। अभी तक दोनों साथ साथ चल रहा है। तो फ्रिक्शन जब मैक्सिमम तक पहुंचेगा 60 पे, तो इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा? लोअर का एक्सेशन हो जाएगा 60 बाई मास, यानी कि 3। तो नीचे वाले का एक्सेशन तो 3 ही हो सकता है, 3 से कभी ज्यादा हो सकता है? इसे फोर्स तुम कितना ही बढ़ा दो, फ्रिक्शन ही ना इसको ले जाएगा आगे। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 60, तो इसका एक्सेशन मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो दोनों एक साथ चलेगा कब तक? जब दोनों का मैक्सिमम एक्सेशन कितना हो जाए कॉमन मोशन के लिए, एक साथ चलने के लिए एक्सेशन का वैल्यू कितना जा सकता है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन दोनों चल सकता है अधिक से अधिक कितना? साथ साथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए से। ये फोर्स एफ लगा, एफ तो दोनों पे नहीं लगा, दोनों एक सिंगल ब्लॉक की तरह चल रहा है। 10 और 20 kg अलग अलग नहीं चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है। मतलब कि दोनों का मास मिला कितना हो गया? 30 kg। 30 kg आपस में दोनों का फ्रिक्शन लग रहा है, वो तो इंटरनल ना हो गया, वो तो दोनों के मिलाओगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा। तो केवल फोर्स क्या बचेगा इस पे? एफ बचेगा। एफ बराबर कितना हो जाएगा जब दोनों साथ साथ चलेगा? तो 30 मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 90 न्यूटन। देखो 90 न्यूटन लगाओगे तब जाकर के दोनों अभी जस्ट सेपरेट होने की स्थिति में है। अगर 90 से कम लगाएंगे, 80 लगाएंगे, 70 लगाएंगे, तो दोनों क्या होगा? एक साथ चलेगा। अभी फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 60। जब 90 लगा है तब फ्रिक्शन 60 पहुंचा है। 90 से कम तुम 80 लगाओ तो फ्रिक्शन 60 से कम होगा। 60 लगाओ तो 60 नहीं पहुंचेगा। तुम सोचो कि इस पर 60 लगाए और मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 लग सकता है, और तुम मान लिए कि हम 460 लगा दें तो फ्रिक्शन 60 पहुंच जाए, तो ये क्या रह गया रेस्ट में? और नीचे वाला चल गया कितना से? 3 से। ये गड़बड़ी आ जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन 60 पे पहुंचा ही नहीं है। तो अब सोचो कि अगर इस पे हम फोर्स का वैल्यू 90 से कम दे देते हैं, मान लो कि फोर्स का वैल्यू हम दे देते हैं 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, तब आपस में कितना फ्रिक्शन लगेगा और एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन कितना हो जाएगा? तो इसका तो आंसर पहला क्वेश्चन सब हो गया ना। अब सेकेंड क्वेश्चन बनाना है। व्हेन एफ बराबर 75 मान लेते हैं, 75 न्यूटन, देन फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन देम, फ्रिक्शन बिटवीन देम।
अब देखो 75 लगा है तो 90 से कम हो गया ना, 90 से कम हो गया तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पे तक जाएगा, मैक्सिमम से फ्रिक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। आगे आंसर आया, वो कितना आंसर आया, 10 kg और 20 kg, 10 kg 20 kg। फोर्स कितना अप्लाई किए हैं, 75, 75। तो 90 से कम अप्लाई किए तो फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा ना, फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम से कम होगा, मैक्सिमम से कम होगा तो दोनों क्या होगा, एक साथ चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा। तो दोनों जब एक साथ चलेगा तो दोनों का कंबाइंड ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, जब दोनों एक साथ चलेगा तो यहाँ पहले देख लो कि सिंस एफ इज लेस देन 90 न्यूटन, इसलिए क्या बोलेंगे कि ब्लॉक्स ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मूव टुगेदर, इसलिए कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास, दोनों का कितना है, तो फोर्स है 75 बाई मास दोनों का मिले कितना हो गया, 20 और 10 30, यानी कि कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। अभी एक्सेलरेशन कितना है, 2.5। अब इसका देख लो, किसी एक पे क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करो, इसके पास एक्सेलरेशन ए बराबर आ गया कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, केवल फ्रिक्शन इसको ले जा रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं, लोअर ब्लॉक से देख के क्या बोल सकते हैं, लोअर ब्लॉक के लिए बोल सकते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कितना, 50 न्यूटन। तो तुम जब 50 इसमें 75 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन अभी कितना पहुंचा है, 50 ही पहुंचा है, और इसमें फ्रिक्शन 50 पहुंच चुका है। जैसे फ्रिक्शन 50 पहुंचेगा इसको एक्सेलरेशन 2.5 मिलेगा, इसको भी क्या होगा 2.5 मिलेगा, और दोनों फिर एक साथ चलना शुरू करेगा, फ्रिक्शन उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। 75 से और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन 50 से भी बढ़ेगा, और कब तक दोनों साथ साथ चलेगा, जब तक कि फ्रिक्शन 50 से बढ़ के 60 तक ना पहुंच जाए, 60 पहुंचने के बाद ही दोनों सेपरेट होना स्टार्ट होगा। अब कोई डाउट इसमें किसी को, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बोले थे एच सी वर्मा का क्वेश्चन सबको सॉल्व करने के लिए, 31 ये सब 31 29 ये सब क्वेश्चन था। और किसी में कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, उसके बाद एक 19 क्वेश्चन बोले थे, 19 वाला, 19 या 20, 19 सब कोई बनाए हो।
बना है? किसी को डाउट है उसमें, बनाने के बाद नहीं बना हो? ये नोट कर लिए? हो गया? अब चलो तो देखते हैं एक दो। यही 22 और 23 है, देखो 3 ब्लॉक है, इसको ट्राई करेंगे ठीक से। 22 भी वही क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 सबको ट्राई करना है। 20 किसे बना है? 20 कोई अटेम्प्ट करने के बाद देख आंसर तक पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 20। A block of mass m is kept on a rough horizontal surface। देखो क्या दिया हुआ है। Block of mass m is kept on a rough horizontal surface। ये दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है? रफ है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाई अप्लाइंग ए फोर्स टू इट। इस ब्लॉक को खींचना है, आई की ओर चलाना है। व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड। इस पे मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं टू स्लाइड द ब्लॉक। इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। मतलब सवाल यह है कि इस ब्लॉक को स्लाइड कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम कितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक चले। क्या लगता है आंसर क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा ट्राई करो। ऐसे क्या है बैठा हुआ यार, थोड़ा अच्छा से बैठो तो, पढ़ने की मुद्रा में तुम दोनों एकदम लग रहा है कि आराम से बैठा हुआ है। चलो जल्दी सोचो, कौन सा मिनिमम कितना फोर्स इस पर अप्लाई कर सकती है जिससे कि दोनों ब्लॉक स्लाइड करे। नहीं सॉरी, एक ब्लॉक। मिनिमम कितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया जा सकता है जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड करे। क्या क्या आंसर लगता है? म्यू इंटू एम जी। वो कब की बात है? जब इसे फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाओगे। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा पता भी चल गया है। अगर इसको पूछा जाता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक चले, तो आंसर क्या होता? म्यू एम जी। लेकिन आगे देखो क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। डायरेक्शन अभी नहीं बताया गया, हॉरिजॉन्टल हम फिक्स नहीं किए। हो सकता है कि कुछ और डायरेक्शन से खींचे तो इससे भी कम फोर्स में आगे ब्लॉक चल जाए। ब्लॉक को हमको बस पुल कर देना है, इसको चला देना है। तो हॉरिजॉन्टली खींचेंगे तो हो सकता है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के ऊपर की तरफ थोड़ा खींचेंगे तो हो सकता है कम ही फोर्स में चले। जैसे सोचो एक बॉक्स है, एक बॉक्स को तुम खींच के चलाना चाह रहे हो तो किधर से खींचने में आसानी होगा?
एकदम सीधा फोर्स लगाएं उसे कि कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई करें, तो ये तो अभी पता नहीं है। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि मान लिए कि हम फोर्स अप्लाई किए इस ब्लॉक पे, कुछ एंगल थीटा बना करके हॉरिजॉन्टल से ऐसे कुछ फोर्स इस पे अप्लाई किए, तो थीटा भी तुमको बताना होगा, इन विच डायरेक्शन फोर्स शुड बी अप्लाइड। तो हम ये मानेंगे कि फोर्स हम कुछ ऐसे इस पे अप्लाई किए जिससे कि ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा, ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। तो अब तो सवाल समझ में आ गया ना। ये सिंपल वो नहीं था कि हॉरिजॉन्टल में खींचे तो फोर्स बराबर म्यू एम जी, ऐसा नहीं था। अब फोर्स है कि फोर्स कुछ तिरछा ऐसे लगाया गया है, अब ये ब्लॉक चलेगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे कि ब्लॉक चलेगा। किसी गाड़ी को अगर तुमको मान लो गाड़ी रुक गई है और उसको तुमको पुश करके या पुल करके आगे ले जाना है, तो कैसे पुश और पुल करना चाहोगे? या तो इस पे फोर्स ऐसे लगाए कि ऊपर से पुश करके ऐसे लगाए, पहला वाला सही रहेगा कि दूसरा वाला सही रहेगा? गाड़ी को अगर धक्का देते हो तो गाड़ी पर एकदम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करके धक्का देना चाहिए कि नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए? नीचे से ऊपर की तरफ, तो वही फोर्स कुछ ऐसे लगाना चाहिए। किसी बॉक्स को अगर हमको पुल करना है तो फोर्स कुछ ऐसे लगाएंगे। यही बताना है कि मिनिमम फोर्स एफ क्या होना चाहिए जिससे कि दोनों ब्लॉक स्लाइड करें। अब थोड़ा सोचो अपने से, थोड़ा सा आपने सोचना है, ट्राई करना है। एफ म्यू एम जी थोड़े होगा। एफ cos थीटा इंटू बराबर फ्रिक्शन, यही ना? फ्रिक्शन म्यू एम जी थोड़े होगा। फ्रिक्शन म्यू एम जी कैसे होगा? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, एन एम जी कैसे हो जाएगा? एन तो जब फोर्स लगाए हो उससे, तो फोर्स लगाने से कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना। सब कोई ट्राई करो, गलती होना जरूरी है लेकिन ट्राई करना सबसे जरूरी है। बैठे रहेंगे तो कुछ सीखने वाले बात नहीं होगी, अपने से ट्राई करना है। ये सभी सवाल ट्राई करने में ही बेनिफिट है। अगर ट्राई नहीं करेंगे, सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं सीखने वाले हैं। कुछ भी एबीडी ड्रॉ करो, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये सब सोचो। ब्लॉक को चलाना है तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। पहले ये सब चीज़ अपने से ट्राई करेंगे। ये सब क्वेश्चन तो पहले भी हम बोले थे कि सबको घर पे ट्राई करना है, लेकिन सब सोचे हो कि चलो सब कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो कोई आसानी सा होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारा आगे के टॉपिक में भी आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा।
तो सवाल समझ गए सब कोई? क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन है कि इस रफ सरफेस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक को मिनिमम फोर्स अप्लाई करके आगे स्लाइड कराना है, इसको चलाना है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना चाहिए? तो मान लेते हैं कि फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, फोर्स एफ अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बनाते हुए। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई जरूरी तो नहीं है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगाए, हो सकता है कि फोर्स तिरछा थोड़ा लगा दे तो कम ही फोर्स लगाना पड़े, ब्लॉक चलने लगे। तो पहला हम मान लेंगे लेट फोर्स एफ इज अप्लाइड मेकिंग एन एंगल थीटा एज shown in the figure। फोर्स एफ अप्लाई किए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। कोई दिक्कत? अब क्या करें? फोर्स को क्या करना चाहिए? कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक कर दो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत? हॉरिजॉन्टल में हो गया एफ कॉस थीटा, इधर हो गया एफ साइन थीटा। इस ब्लॉक को पुल करने वाला फोर्स कौन है? कौन इसको खींचेगा? एफ कॉस थीटा। यही फ्रिक्शन का कारण है, यही फोर्स है रीजन फोर्स। यही फोर्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना चाहेगा। किधर स्लाइड कराना चाहेगा? आगे की तरफ। तो इससे फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। देखो ये फोर्स इसको रीजन फोर्स है, ये इसको आगे की तरफ पुल कर रहा है। तो ब्लॉक आगे चलना चाहेगा तो उसमें फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। जस्ट स्लाइड कराना है, ब्लॉक को स्लाइड करा देना, चला देना है। तो चलाना है तो चलते समय फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि जब तक नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम रहेगा। जैसे ही ब्लॉक चलेगा या चलने के लिए एकदम टेंडेंसी उसमें आ चुका है, तो जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी आ चुकी है, तो फ्रिक्शन पहुंच जाएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। When block is just to slide, F will be maximum। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो F का वेयर F मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू mg है क्या? एन का वैल्यू mg होगा। एन का वैल्यू देखो क्या होगा। तो इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? इस पे एक फोर्स इसका लग रहा है अपना वेट। वेट कितना लग रहा है? mg। और ग्राउंड लगा दे, इस पे कौन सा फोर्स? नॉर्मल। नॉर्मल बराबर क्या लिखेंगे? सब देखो पहले ध्यान से। नॉर्मल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? mg। नहीं, ध्यान से, ऊपर भी फोर्स है, एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है, एफ साइन थीटा, ये भी तो है ना ऊपर। तो इसका mg ये केवल हॉरिजॉन्टल में स्लाइड कर रहा है, ऊपर नहीं खींचना है बॉक्स को। इतना फोर्स नहीं, कम से कम फोर्स लगा उसको जस्ट चलाना है, यानी कि सरफेस से ऊपर उठाना है। यानी कि ये केवल चल रहा है किधर? इस तरफ चल रहा है, केवल ऐसे चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा।
यानी कि एन का वैल्यू एम जी के बराबर नहीं ना होगा, पहले से ऊपर एक लग रहा है तो कुछ कभी होगा तो उसके बराबर एन लग जाएगा। एन प्लस ये फोर्स बराबर क्या होगा, एम जी। एम जी बराबर क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकल में नहीं जा रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो, वाई के लॉन्ग नहीं चल रहा है तो वाई के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है एम जी। डाउनवर्ड फोर्स बराबर और नेट अपवर्ड फोर्स, तो ऊपर की ओर एन लगा और एक ये लगा, तो ये प्लस एन बराबर एम जी। एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? एन का वैल्यू वहां से निकालो, कितना आया, एन का वैल्यू कितना आ गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन। कोई डाउट यहाँ? ठीक है, अब हमको इसको जस्ट चलाना है, तो जस्ट चलने के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन के क्या होना चाहिए, इसको जस्ट चला देना है, इतना ही फोर्स लगाना है कि जस्ट चले, तो जो एफ कॉस थीटा है कारण वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, फॉर ब्लॉक टू जस्ट स्लाइड, क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा बराबर, एफ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एफ मैक्स होगा। ब्लॉक को जस्ट चला देना है, ये जो कारण है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम तक पहुंच गया है, इतना फोर्स लगाया कि फ्रिक्शन के जस्ट मैक्सिमम के बराबर हो गया, उसका थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक चलने लगेगा, तो एफ कॉस थीटा बराबर एफ मैक्स। अब यहाँ से आगे बढ़ो, आगे अपने सॉल्व हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और एफ मैक्स का वैल्यू क्या लाए हैं पुट कर देंगे, एफ का वैल्यू निकालना है। अब आगे अपने से काम करो, कैलकुलेशन करके एफ निकालना है, कैपिटल एफ का वैल्यू क्या होगा, तो आगे कैपिटल एफ का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। कहाँ से निकाले, नहीं नहीं वो नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं वैसे कैसे, वो तो सिलेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे था ना, फोर्स है, रिजल्ट भले मैच कर जाए लेकिन वैसे सोच नहीं बन सकते हैं, वो तो ठीक है लेकिन सही प्रोसेस नहीं मिला है। सेक्शन में ऐसा ऐसा सवाल है कि गलती हो ही जाना है, वो शुरुआत में गलती होना ही है, और ये तो मतलब बेसिक लेवल का है, एडवांस में बहुत सारा सवाल आ सकता है इसमें कि बहुत सारी गलती हो। तब वैल्यू निकाले, एफ कॉस थीटा लिखेंगे, एफ कॉस थीटा बराबर एफ मैक्स कितना है जी, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और हमको एफ निकालना है, एफ को पहले एक तरफ कर लो, इधर हो गया एक टर्म तो एफ कॉस थीटा है, और ये वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एफ साइन थीटा, और इधर क्या बचेगा, म्यू इंटू एम जी, एफ कॉमन ले लो, एफ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी, तो एफ का वैल्यू निकल गया ना, एफ का वैल्यू आया है अभी, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं है। अभी तक किसी को डाउट है तो बोलो, पहले पहले यहाँ तक क्लियर सबको हो गया, एफ का वैल्यू निकल गया, एफ लिख लो क्या आया। इसके आगे हम लोग मैथ्स का कुछ चीज़ सीखेंगे एक और, यहाँ से
एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यही आंसर आ गया कि अगर थीटा एंगल पे हमको लगाना है फोर्स तो एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन थीटा के बारे में अभी कोई वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें। कल एक बार सब कुछ देख लो, कहीं डाउट है तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोलो, कोई डाउट क्या है भाई? सब सब लोग एकदम लग रहा है कि समझ में आ रहा है ना? तो एफ का वैल्यू आ गया, एफ बराबर इतना। अब चलो देख लेते हैं। एफ इक्वल्स टू आ गया म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। थीटा तो अभी वेरिएबल ना है, थीटा तो हम लोग अभी कोई भी वैल्यू लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं हमको एफ का कौन सा वैल्यू निकाला है, मिनिमम, कम से कम वैल्यू, किसी भी एंगल, कोई एंगल हो जाए। मान लो कि एंगल कुछ ऐसा चुने जिससे कि फोर्स मिनिमम हो जाए। तो हम लोग को देखना हो कि ये मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाला टर्म क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स का चीज एक देखते हैं। इधर क्लियर है, सब नोट कर लिए? मैथ्स का एक चीज बीच में देखते हैं, फिर वहां पर आंसर लाएंगे। मैथ्स में सब लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होगे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमको अगर मान लो कभी निकालना हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और किस एंगल पे मैक्सिमम होता है ये भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं, रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से देखो शुरुआत से। चलो क्या क्या है, तो शुरू से देखते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। ए और बी है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड। तो डिवाइड करें तो क्या बचेगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और इंटू साइन थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस टर्म को तुम मान सकते हो कॉस थीट अल्फा, कॉस अल्फा या साइन थीटा अल्फा, कुछ भी मान सकते हो। अगर इसको तुम मान लेते हो कॉस अल्फा, तो इसको क्या मानोगे, साइन अल्फा, तुम्हारा चॉइस। इसको अगर मानते हो कॉस अल्फा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। या इसको साइन तो इसको कॉस। मान लो हम कॉस माने तो आगे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू हो गया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस अल्फा
साइन थीटा प्लस अल्फा। अब इसका वैल्यू इतना आ गया, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, सॉरी 1 है। साइन थीटा प्लस अल्फा कितना है, 1 है। यानी कि थीटा प्लस अल्फा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। पहले देख लो ध्यान से तब समझेंगे। साइन थीटा प्लस अल्फा 1 है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का कितना होता है, 1। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा कब, जब ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। अब मान लो कि तुम निकालना चाहते हो टेन टेन अल्फा निकालना चाहते हो, टेन अल्फा, टेन लगा दो दोनों तरफ, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, टेन अल्फा। टेन अल्फा यहां से निकालो, टेन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा करें तो क्या होगा, बी बाई ए होगा। तो कॉट थीटा बराबर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, बी बाई ए, देखो टेन अल्फा का मतलब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा पूरा है ये, इतना बाई इतना क्या हो जाएगा, बी बाई ए। यानी कि टेन थीटा के टर्म में याद रखो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी। यानी कि अब फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट देखो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा इतना, ये हो जाएगा मैक्सिमम। और किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, जब टेन थीटा का वैल्यू ए बाई बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट को अब याद कर लेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या आया कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन टेन थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर ए बाई बी एंड मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, कैसे लाए देख लो एक बार पूरा बढ़िया से, कैसे इसको लाया गया। मिनिमम में माइनस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए बसेंस में बंद कर दो इसको। अभी पूरा डेंगू फैल गया पटना में, डेंगू फैला हुआ ना, प्रचार तो टीवी में दे रहा है, रेडियो में। डेंगू से बचाव करने ना है अभी। डेंगू सुबह 8 बजे के पहले न काटता है डेंगू का मच्छर, और शाम में 6 बजे जागता है वो, 5-6 बजे, 4 बजे से 6-7 बजे तक। डेंगू मच्छर बहुत खतरनाक है। 10 दिन तो वो रेस्ट दे देता है। हमको तो एक दिन लग गया, हम क्लास लेके जैसे ही यहाँ से निकले हमको लक्षण डेंगू का प्रकट हो गया, तो हमको लगा कि 10 दिन तक अब छुट्टी। इस बार पिछले फ्राइडे को, तो जैसे ही अचानक क्लास खत्म किए लगा कि डेंगू का पूरा सिम्टम सब नज़र आने लगा,
तो हम तुरंत जो है ना गिलोय का सेवन करना शुरू कर दिए। गए गिलोय पिए 3-4 बार, 4-4 5-5 घंटे के इंटरवल पे 2 दिन तक, प्लस थोड़ा और प्रिकॉशन कर लिए तो काम चल गया, डेंगू वाला कहानी खत्म हो गया। अब पता नहीं कि वो डेंगू था कि नहीं था, क्या था। अब जितनी बीमारी मनुष्य को हो रही है ना, वो सब मनुष्य को समझा रहा है कि तुम प्रकृति में जाओ। डेंगू क्या है? डेंगू होने के बाद देखते हो क्या क्या दवाई है उसका। डेंगू होने पर अनार खाइए, कीवी खाइए, फल खाइए। हाँ, बकरी का दूध बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। उस समय हजार हजार रुपये लीटर मिलता है। 1000 रुपये। 10 ml मतलब वही 100 रुपया में ऐसे मिलता है। 200 में, 300 में। तब तो अच्छा है। अच्छा मतलब है, बकरी पाला जा सकता है ना ये। काफी काफी है। डेंगू, डेंगू से बच के सब कोई हाथ और पैर दोनों को सुबह और शाम के समय में पढ़ाई करते समय क्या होता है ना, कि जब हम लोग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हाथ पैर में मच्छर काट के चला गया सुबह और शाम के समय, तो या तो उसको कवर करके रखो, नहीं तो नारियल तेल ये सब लगा के रखो, उससे भी मच्छर कम दूर भागता है। हो गया, सब समझे? इस रिजल्ट को याद कर लेना है, एक बार में तो याद नहीं होता है सब रिजल्ट, प्रैक्टिस कर कर के याद कर लो। रिजल्ट को याद रखेंगे कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है कि एक टेन कितना एंगल पर मैक्सिमम होगा, जब टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना ये, सब नोट कर लिए? अब चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था, एफ का वैल्यू ये है, एफ का वैल्यू मिनिमम कम होगा, एफ विल बी मिनिमम व्हेन, नीचे वाला टर्म क्या होगा, मैक्सिमम, व्हेन म्यू कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम तो यहां से बोल सकते हैं कि एफ का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो म्यू एम जी, और नीचे में इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना होगा जी, बोलो, म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कितना है, 1 है, बी का वैल्यू देखो कितना है, 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और किस एंगल पे, वेयर, वेयर टेन थीटा बराबर क्या था रिजल्ट में, ए बाई बी। ए का वैल्यू कितना है, म्यू, बी का वैल्यू 1, ए बाई बी, ए बाई बी मतलब ए का वैल्यू म्यू बाई 1, तो टेन थीटा हो गया म्यू के बराबर, तो एंगल भी पता चल गया, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू। दोनों रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम लोग अगला चैप्टर में यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करेंगे, इसलिए सबको इसको प्रैक्टिस करके याद रखो। क्या कॉलेज चल रहा है तुम्हारा, अटेंडेंस कंपलसरी ना? आज तो पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है अपने यहाँ, जी तीज है, और
जिन लोगों की माता जी कर रही हो, लेकिन खाने पीने के लिए यहाँ नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम तो घर से दूर हो, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में तो ये सब चलते रहता है। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया है। जिसका जो भी डाउट होगा वो इंडिविजुअली पूछ लेगा एक एक करके। अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले, कौन सा? सर्कुलर मोशन। पर क्या आना है सबको? सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।